चैप्टर 12 के इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। ठीक है, टू स्मॉल, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स हैविंग ईच हैविंग मास ऑफ 0.1 ग्राम, दोनों का सेम मास है 0.1 ग्राम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय स्टिल थ्रेड, ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। 20 सेंटीमीटर की लंबाई लेंथ है दोनों सिल्क थ्रेड्स की, जिन दोनों से ये दो स्फीयर्स लटके हुए हैं। द स्फीयर्स आर given equal charges and they are found to repel each other coming to rest 24 सेंटीमीटर apart। उन दोनों स्फीयर्स को जब चार्ज दिया गया और सेम चार्ज दिया गया, जिस वजह से वो दोनों रिपेल हुए, और रिपेल होने के बाद उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो 24 सेंटीमीटर का है। उन दोनों स्फीयर पे चार्ज फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम है इस सवाल की। ठीक है, इस तरीके से ये अटैच हुए हैं और जब इनको चार्ज दिया गया तो ये M1 M2 एक दूसरे से दूर हो गए और इनके दरमियान डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। उसको मैंने हाफ़ कर दिया, बीच में से इसको लाइन डाल के इसको ब्रेक कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी बना है। राइट साइड वाला मैंने, राइट साइड वाले पे वर्टिकल एंगल मैंने बना दिया है थीटा, जो ऊपर से मेजर हो रहा है। अगर नीचे से बनाता तो हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाता, वो वर्टिकल एंगल है क्योंकि ऊपर से मैंने बनाया है। दोनों थ्रेड्स हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल हाइपोटेन्यूस बन गई हैं, इसलिए 20 सेंटीमीटर वहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे 24 सेंटीमीटर है। जब ट्रायंगल डिवाइड कर दिया मैंने तो डिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 12 सेंटीमीटर दोनों तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा गिवन है M1 M2 दोनों, क्योंकि मास सेम है तो ज़ाहिर है M1 M2 बराबर है और ये बराबर हो गया 0.1 ग्राम के, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ आपको दी हुई है सिल्क थ्रेड की और दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ, तो डिस्टेंस को मैंने R से मेजर किया यहाँ। और Q1 Q2 दोनों में, दोनों के चार्ज को आपने फाइंड आउट करना है और Q1 Q2 भी यहाँ बराबर है। इस डायग्राम के अंदर जो डायग्राम पीछे बनाई हुई थी वही डायग्राम है यहाँ पे। इसमें किया गया मैंने कि एक स्फीयर को कंसिडर कर लिया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो एक पे वर्किंग करेंगे, दूसरे की भी सेम एज इट इज़ होगी। उसका वेट डाउनवर्ड है तो W नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, क्योंकि रिपल्जन लेफ्ट साइड पे वो दूसरा स्फीयर मौजूद है, तो ज़ाहिर है रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो राइट वाले को राइट साइड पे लेके जाएगी। और जो थ्रेड है, थ्रेड की अपोजिट, थ्रेड में अप साइड डायरेक्शन में टेंशन लगती है। ठीक है, तो वो टी लिखा हुआ है मैंने। टी वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन है, फोर्स है एक, तो उसको मैंने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। और जो वर्टिकल एंगल ऊपर बनाया था उसी का अपोजिट एंगल इधर बाहर की तरफ बनाया हुआ है, जो आपको दूसरा थीटा नज़र आ रहा है टी के साथ साथ करीबी लिखा हुआ है टी के। ठीक है, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं तो ये बराबर होता है, इस वजह से दोनों का थीटा लिखा है मैंने। और थीटा की अपोजिट साइड टी वाई करती है, क्योंकि हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, तो टी वाई हो गया वो। और जो एडजेसेंट साइड है वो टी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टी एक्स बराबर है टी कॉस थीटा के, टी वाई बराबर है टी साइन थीटा। फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ सारे। एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये कूलम लॉ के बराबर है। यहाँ चार्ज क्योंकि सेम है दोनों, तो इसलिए मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि वो स्फीयर बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे, सो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो एंड सम ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो। एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्सेज हैं यहाँ पे, पीछे जाके दोबारा देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक टी वाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टी वाई दोनों को बराबर कर दिया। टी वाई बराबर है टी साइन थीटा की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह कूलम फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस ज़ीरो के बराबर है। वाई एक्सिस में कौन सी फोर्सेज हैं, एक वेट है और एक टी एक्स है, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी एक्स। टी एक्स और वेट बराबर हो गया, टी एक्स बराबर है टी कॉस थीटा के और वेट बराबर है एम जी के। तो इन दोनों के फॉर्मूले पुट कर दिए मैंने, वैल्यूज़ पुट कर दी, इक्वेशन 1 2 बना दी। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, टेंशन कैंसिल हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट होता है। और राइट साइड पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी, तो आर स्क्वायर नीचे आके एम जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई। यहाँ इक्वेशन की बनाएंगे क्योंकि हमें चार्ज फाइंड आउट करना है और हमें थीटा नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें पता है। तो पहले हम यहाँ थीटा कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, ये डायग्राम उस ओरिजिनल डायग्राम में बनी हुई थी और उसको मैंने काट के यहाँ पीस बना दिया। और ये जो नीचे डिस्टेंस था दोनों के दरमियान 24 सेंटीमीटर था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बना था तो डिस्टेंस डिवाइड कर दिया, वो 12 सेंटीमीटर आ गया था नीचे। और जो थ्रेड है उसका, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूस पता है और एंगल के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर पता है।
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, इस वजह से साइन थीटा से ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम यूनिट में हैं, 12 और 20 दोनों सेंटीमीटर में, और क्योंकि हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो उनके यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कन्वर्जन का कोई मसला नहीं है, ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कन्वर्जन करके भी सेम ही आंसर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा आ गया, थीटा को हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, बाकी वैल्यूज़ भी पुट की। इक्वेशन 3 के अंदर जो हम डिस्टेंस पुट करेंगे वो, क्योंकि हम वो वहाँ पे जो फोर्स जो देख रहे हैं वो दोनों स्फीयर्स के दरमियान देख रहे हैं, तो दोनों स्फीयर्स के दरमियान क्योंकि 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इस वजह से वही डिस्टेंस रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। 12 सेंटीमीटर वहाँ नहीं रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कूलम फोर्स में डिस्टेंस उन दोनों चार्जेस के दरमियान आता है। तो यहाँ दोनों चार्जेस या दोनों स्फीयर्स के ऊपर क्योंकि चार्ज मौजूद हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो इसलिए मैंने यहाँ आर की जगह 0.24 लिखा है। इक्वेशन 3 आप पीछे देख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर है तो के की वैल्यू पुट कर दी 9 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू फाइंड आउट करना है वो मालूम नहीं है। नीचे है एम जी और आर स्क्वायर, एम आपको पता है, इसको के जी में कन्वर्ट करके लिखा, जी कांस्टेंट है, और आर को मैंने 0.24 लिखा है। इसको क्यू के हिसाब से अरेंज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वो सब 36.86 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके, और 9 जब वो क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर है, रूट ले लेंगे इसका, तो ये 6.86 एक्सपोनेंट -8 इज़ द फाइनल आंसर। और ये चार्ज है उन दोनों स्फेयर पे इंडिविजुअल, यानी एक स्फेयर पे भी इतना है, दूसरे स्फेयर पे भी इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ स्मॉल स्फेयर ऑफ वेट 5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड 50 मिलीमीटर लॉन्ग विच इज अटैच्ड टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन। एक स्मॉल स्फेयर है, उसका वेट दिया हुआ है, सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड की लेंथ दी हुई है, अटैच टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेट। अब एक प्लेट के बराबर में एक प्लेट है, वर्टिकल प्लेट आपने लगाई हुई है, और उसके साथ ही इसको सिल्क थ्रेड से बांध के बिल्कुल ये स्फेयर जो है वो इस प्लेट से बिल्कुल अटैच हो गया है। अब आपने क्या किया, जब आपने इस स्फेयर के ऊपर मैंने चार्ज ऑफ 6 एक्सपोनेंट -8 कूलम इज प्लेस ऑन द बॉल। अब जब इस बॉल के ऊपर, इस स्फेयर के ऊपर जैसे ही आपने चार्ज रखा तो ये ज़ाहिर है, क्योंकि वो जो प्लेट उस जिस प्लेट से अटैच था वो प्लेट चार्ज प्लेट थी, ठीक है। ये स्फेयर जिस प्लेट से अटैच था वो चार्ज है, ठीक है, उस पर चार्ज मौजूद है। तो ज़ाहिर है जैसे ही आप इस स्फेयर के ऊपर चार्ज रखेंगे ये इसको रिपेल करेगी, ये प्लेट को रिपेल करेगी, तो ये स्फेयर दूर हो जाएगा, ठीक है। इस प्लेस ऑन द बॉल एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब ये एंगल जो अभी मैंने आपको वर्टिकल एंगल जो थीटा यहाँ बनाया था वो वर्टिकल एंगल कराता है, ठीक है। तो वहीं पे उसी वर्टिकल एंगल की ये बात हो रही है जो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये स्फेयर इतना दूर हुआ कि इसने वर्टिकल एंगल 30 डिग्री बना लिया है। व्हाट इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन। अब हमें प्लेन की जो प्लेन जिस प्लेन से ये स्फेयर दूर हुआ है उस प्लेन की सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ सिर्फ चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है प्लेन है तो प्लेन के सरफेस पे चार्ज मौजूद है, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही कहलाती है, ठीक है। पहले आप इसकी डायग्राम देख लें, ये इसकी डायग्राम है जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने, वो प्लेट है जो चार्ज है, और ये स्फेयर है, स्फेयर जब इस पर जब चार्ज रखा तो उससे दूर हो गया और उसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। वेट डाउनवर्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि प्लेट से दूर हो रहा है तो ज़ाहिर है राइट साइड पे जाएगी, और लेंथ आपको दी हुई है। ये सिंबल इसका जो है वो डेटा बन गया, इसका बहुत आसान सा डेटा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस डायग्राम में एक थोड़ी सी चेंजिंग की है, और वो चेंजेस क्या किए हैं, क्योंकि जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड के अपोजिट, उस सिल्क थ्रेड के अपोजिट अपोजिट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो टेंशन है, और उसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। टेंशन एक फोर्स है, उसको कंपोनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं, जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया था वही सेम काम यहाँ पे किया है, ठीक है। तो टी वाई भी वैसे ही बनेगा, टी एक्स भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी वर्टिकल एंगल कंसिडर कर रहे हैं और 30 डिग्री दोनों जगह मैंने लिखा है, ये अपोजिट एंगल है इसलिए सेम है। तो बाहर वाले 30 के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो भी टी वाई, और टी वाई वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी है, इसलिए ऊपर भी टी वाई और नीचे भी टी वाई, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो वो मैंने उसको इसलिए नीचे की तरफ नीचे करके लिख दिया कि मैं कहीं भी उसको कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन पॉइंट जो है वो जो उन दोनों का सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम उसको ऊपर से भी बना सकते हैं, उसको नीचे से भी बना सकते हैं। ऊपर से बनाएंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, नीचे रखेंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ट्रायंगल कंप्लीट करें, ठीक है। आप क्योंकि हमें यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत असल में नीचे रखने की है, ठीक है। ये लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने यही सेम काम किया है, लेकिन वहाँ शायद इतनी डिटेल में नहीं समझाया मैंने, ठीक है। ऊपर जो टी वाई मैंने बनाया वहाँ से ये राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। जैसे ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, आपने उस डॉटेड वहाँ से लिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई, उसको उठा के आपने स्फेयर के साथ अटैच कर दिया सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक जैसी चीज़ है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसीलिए इसको नीचे लेके आ गया। नीचे लाने की वजह क्या है, क्योंकि ये स्फेयर यहाँ इक्विलिब्रियम पे है, तो हम यहाँ फोर्सेस को जब ज़ीरो करेंगे तो हम पता होगा कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सी, अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी फोर्सेस हैं, तो वो बराबर हो सकती हैं। इस वजह से इसको नीचे रखा है मैंने, ठीक है। और एंगल की एडजेसेंट साइड जो है वो टी एक्स है, और यहाँ सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो टी एक्स, टी कॉस थीटा, टी वाई टी साइन थीटा, वो सारी चीज़ें हैं। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू के, और ई का दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाली एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्राइव होता है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा बना हुआ है इसके अंदर वही है, तो वो इस फार्मूले में यूज़ होती है। इस वजह से ये फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेंगी कि सम ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो है। एक्स एक्सिस पे कौन सी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है और टी वाई है, और वाई एक्सिस पे वही टी एक्स और वेट है, सेम बिल्कुल फोर्सेज हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी एफ ई, और दूसरी थी टी वाई बराबर टी साइन थीटा की, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। और सम ऑफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस वेट है, और टी एक्स है, तो टी एक्स बराबर है टी कॉस थीटा की। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, बस ये देखना है कि साइन ऊपर आए तो कॉस नीचे आए, इसलिए 1/2 करनी होती है, ताकि साइन डिवाइड बाई कॉस हो जाए, टेंजेंट कैंसिल हो जाए, टेंशन कैंसिल हो जाएगी। साइन ऑफ वन कॉस टेंजेंट बन जाता है, एफ ई डिवाइड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे, और डब्ल्यू आपको गिवन है, एंगल भी आपको गिवन है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए और चार्ज के जरिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि आएगी 4.8 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। सिग्मा निकालने के लिए वो फार्मूला यूज़ करना है आपको। उस फार्मूले में क्या लिखा हुआ था, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अगर निकालना है मुझे, तो मैं 2 एप्सिलॉन नॉट को ई से मल्टीप्लाई करा दूंगा जाके, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ई से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ठीक है। ये बुक में बिल्कुल स्टार्ट में कांस्टेंट होता है, उसमें भी है, कैलकुलेटर में भी होता है, वरना आप नेट पे फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ लिखी नहीं थी इसकी वैल्यू। ई की वैल्यू जो आपने निकाली तो वो यहाँ पुट की, और आपके पास आंसर आ गया 8.5 एक्सपोनेंट -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बुक के अंदर सी एम पावर -2 लिखा हुआ है, वो सेंटीमीटर नहीं है, वो कूलम है, कैपिटल सी से प्रेजेंट होता है, वहाँ स्मॉल सी गलती से लिख दिया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क दिया था, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो यहाँ देख ले। और प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg, बुक के अंदर +27 kg लिखा है, उसको माइनस करना ज़रूरी है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। प्लस में करेंगे तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। एंड चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स टू बी हेल्ड बिटवीन मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट हैं, जो ज़ाहिर है एक दूसरे के नीचे हैं, एक दूसरे मतलब ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं। हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स हैं, ऊपर नीचे होंगी, और उनके बीच में प्रोटॉन है। अब वहाँ पे बीच में कोई चीज़ रखें, आप ऊपर नीचे अपना हाथ भी रखें, उसमें बीच में कोई चीज़ रखें, तो उस पर इन्फ्लुएंस किसका आएगा, ग्रेविटी का आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीज़ नीचे जा रही होगी, तो मुझे कितना वोल्टेज या कितना पोटेंशियल उसको अप्लाई करना है कि वो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में प्रोटॉन रुका रहे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज कम करने में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी, तो वो फिर नीचे आ जाएगा, वो फिर मोशनलेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है। आप यहाँ पे मैंने जिस तरीके से किया वो भी एक मेथड है, और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो बराबर कर लें, ई गोज़ टू एफ अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला लगा के वहाँ से एफ़ की वैल्यू निकालें, और ग्रेविटी में एफ़ की वैल्यू फोर्स क्या होगी, एम जी के बराबर हो जाएगी। इन दोनों का बराबर करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डिफरेंट तरीके से किया है, खैर आपको पहले दिखा देता हूँ कि डेटा क्या है।
मास गिवन है, चार्ज गिवन है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दोनों प्लेट्स के दरमियान का, ठीक है, और आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। दो फार्मूला यहाँ रखा है मैंने, तीसरा जो है वो वेट का फार्मूला W इज इक्वल्स टू एम जी, वो मैंने फार्मूले में नहीं लिखा, वो मैंने यहाँ सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो फोर्स बराबर है वेट के, क्योंकि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, इसलिए कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो ज़ाहिर है मोशन, प्रोटॉन का मोशन वर्टिकल हो गया। हाथ आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखें, उस पर कोई चीज़ रखें तो वो नीचे ही आएगी, ज़ाहिर है ऊपर तो जाएगी ही नहीं। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से ये होता है। तो आप फोर्स को वेट के बराबर कंसिडर करेंगे, उसकी जगह एम जी रख देंगे। एम जी आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसी आ जाएगी, उसको आप ई इक्वल्स टू ई डी वाले फॉर्मूले यूज़ करके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एफ इज इक्वल्स टू एम जी और एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई चार्ज, इन दोनों, ये दोनों एफ के बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर रख के डायरेक्ट जो है वो वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू फिर उसमें रिप्लेस कर दें, जो आपके पास ऊपर वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। तो डायरेक्ट फार्मूला रिप्लेस करके भी आंसर निकाला जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशन अलग अलग की जाए, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऐसे आपको करके दिखा दिया, आप ऐसे भी कर लें, कोई मसला नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 3 न्यूमेरिकल थे आज की क्लास में। ये तीसरा न्यूमेरिकल होमवर्क भी दिया था। तो अगर इन 3 सवाल में किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।